डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DCP एकेडमी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है UGC नेट की जो परीक्षा 5 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई थी, उस मॉडल पेपर से प्रमुख प्रश्नों के उत्तर, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसका जो व्याख्यात्मक प्रश्न थे इसमें, उनका हम वीडियो अलग से बनाकर अपलोड करेंगे। ये अभी प्रमुख प्रश्नों के बहुत ही जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके ये उत्तर हैं। हिंदी में प्रचलित सिफारिश शब्द अरबी भाषा का है। हिंदी में जो प्रचलित सिफारिश शब्द है ये अरबी भाषा का है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें का मतलब कबीर से है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर दास से संबंधित ये विचार किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। डियर स्टूडेंट्स, ये उसी मॉडल प्रश्नों के उत्तर हैं, मॉडल प्रश्न पत्र के, जो 5 दिसंबर 2019 को UGC नेट की परीक्षा संपन्न हुई थी। परिशिष्ट तथा चक्रव्यूह विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। टेढ़े मेढ़े रास्ते राजनैतिक उपन्यास है। टेढ़े मेढ़े रास्ते कैसा उपन्यास है? राजनैतिक उपन्यास है। कॉलरिज के मतानुसार कल्पना कारमित्री प्रतिमा है। यही कवि की सर्जनात्मकता है। कल्पना में वैज्ञानिक सुश्रृंखलता नहीं होती। ये मत कॉलरिज का है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का ये सही अनुक्रम है नीचे। कुकुरमुत्ता सन 1942, विष्णुप्रिया सन 1957, ये इनका प्रकाशन वर्ष है। आंगन के पार द्वार सन 1961, चांद का मुंह टेढ़ा है सन 1964, ये इनका क्रम है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से। शरद चंद्र की आवारा मसीहा औपन्यायिक जीवनी है। ये कैसी जीवनी है? औपन्यायिक जीवनी। विद्वानों ने अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या किस प्रकार की है? धर्मपरक और कलापरक अर्थों में की है। विद्वानों ने अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्रिस्ट थे। रचना काल के अनुसार कवियों का ये सही अनुक्रम इस प्रकार है। सरहपा, पहले सरहपा की रचनाएं आई, फिर लुइपा की रचनाएं आई, फिर पुष्पदंत की रचनाएं आई और बाद में अद्दहमाण की रचनाएं आई, प्रकाश में आई। प्रकाशन काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम यह है। प्रकाशन काल, इनका जब प्रकाशन हुआ है, ये उस प्रकार से इनका सही क्रम है। परीक्षा गुरु 1882, गोदान 1936, शेखर एक जीवनी 1941 में प्रकाशित हुई, तमस 1973 में प्रकाशित हुआ। ये इनका प्रकाशन वर्ष अनुक्रम के अनुसार है। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म सहानी के नाटकों का सही अनुक्रम ये है। भीष्म सहानी के नाटक हैं ये। हानुष पहले प्रकाशित हुआ, उसके बाद माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर प्रकाशित हुआ। सर्वमुख नाटक अग्रवाल बनिया की कथा उल्लेखित है। सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लेखित है? देवरानी जेठानी की कहानी। इस उपन्यास में सर्वमुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा उल्लेखित है। गीत फरोश में
कवि कहना चाहता है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस उपन्यास का कथानक केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? विभाजन की त्रासदी और सामाजिक विषमता। भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस उपन्यास जो है उसका कथानक है विभाजन की त्रासदी और सामाजिक विषमता पर केंद्रित है। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित है उपन्यास आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक कौन थे? तुलसीदास थे, ऐसा मत है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जमीन पक रही है, यह कविता संग्रह केदारनाथ सिंह की है। जमीन पक रही है, यह कविता संग्रह किसकी है? केदारनाथ सिंह की। प्रेमचंद्र की कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है। इनकी ये कहानी है जो नीचे रियासत का दीवान, प्रेमचंद की कहानी है रियासत का दीवान, और शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद की कहानियां हैं। और इसमें देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण है इन कहानियों में। रियासत का दीवान, शतरंज के खिलाड़ी। ग्रंथों का सही कालक्रम है इस प्रकार। ये ग्रंथ हैं पोएटिक्स, पहले पोएटिक्स है, फिर लिटरेरिया बायोग्राफिया ये है, फिर एस्थेटिक ये है, फिर द सेक्रेट वुड फिर ये आई। पहले पोएटिक्स, फिर लिटरेरिया बायोग्राफिया आई, फिर एस्थेटिक और फिर द सेक्रेट वुड। इसका सही क्रम ये है इन ग्रंथों का कालक्रम के हिसाब से। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? शमशान का दृश्य है। अंधेर नगरी नाटक है और इसका अंतिम दृश्य शमशान का है। मैं कहता हूँ अखियन देखी, तू कहता कागद की लेखी। इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्व अनुभव, अपना खुद का अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। आलोचना ग्रंथ और उनके लेखक ये क्रमानुसार इस प्रकार हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, ये एक आलोचना ग्रंथ है, इसके लेखक है मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके लेखक मुक्तिबोध हैं। अधूरे साक्षात्कार ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है और इसके लेखक नेमिचंद्र जैन हैं। इतिहास और आलोचना, इसके लेखक है नामवर सिंह। प्रेमचंद्र और उनका युग, ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। प्रेमचंद्र और उनका युग, इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। आत्मकथा और उनके लेखक, हादसे ये आत्मकथा है, इसके लेखिका हैं रमणिका गुप्ता। हादसे आत्मकथा की लेखिका हैं रमणिका गुप्ता। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इस आत्मकथा के लेखक हैं राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इस आत्मकथा के लेखक हैं राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द, इस आत्मकथा की लेखिका हैं सुशीला टाक भौरे। शिकंजे का दर्द, इस आत्मकथा की लेखिका हैं सुशीला टाक भौरे। जूठन, इस आत्मकथा का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। मिथकीय कविताएं और उनके कवि, ये इनका क्रम इस प्रकार है। ये मिथकीय कविताएं हैं और ये उनके कवि हैं। प्रत्यथु गाथा, प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती की है।
प्रमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती की है। जय भारत मैथिली शरण गुप्त की है। ये सभी मिथकीय कविताएं हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। संशय की एक रात के लेखक नरेश मेहता, रचनाकार नरेश मेहता है। आत्मजयी के रचनाकार कुंवर नारायण हैं। जय भारत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं और प्रमथ्यु गाथा के धर्मवीर भारती हैं। क्रांतिकारी कविताएं और उनके रचनाकार। ये कविताएं कैसी हैं? क्रांतिकारी कविताएं हैं ये। वीरों का कैसा हो वसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनको क्रांतिकारी कविताएं कहा जाता है। वीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। कैदी और कोकिला, इस कविता के लेखक हैं माखन लाल चतुर्वेदी। जवानी, इस कविता के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। जवानी कविता लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये सभी क्रांतिकारी कविताओं के अंतर्गत आते हैं। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। ऐसा प्लेटो का मत है। प्लेटो के मतानुसार वो कहते हैं कि एक समर्थ कवि तभी वो कब काव्य रचना करता है जब वह किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा वह दैवी शक्ति से प्रेरित हो और अभिभूत हो। शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्य की शिक्षा प्राप्त कर दिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना जाता है। शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्य की शिक्षा प्राप्त कर दिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना गया है। ये आचार्य मम्मट के मतानुसार है कि शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्य कला की शिक्षा प्राप्त कर दिया गया अभ्यास है। ये काव्य का हेतु माना गया है आचार्य मम्मट के मतानुसार। आनंदवर्धन ने काव्य को ध्वनि कहा है। आनंदवर्धन ने काव्य को क्या कहा है? ध्वनि कहा है। और वो आनंदवर्धन के मतानुसार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, उसे जो है काव्य का शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्याज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है आचार्य मम्मट ने। डियर स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें। हैव अ नाइस डे।